नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रूथ। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। एक गंभीर विषय के साथ आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ये गंभीर विषय सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम प्रणाली का है। आजकल असल में सुप्रीम कोर्ट की जो कॉलेजियम प्रणाली है उसे लेकर एक कंट्रोवर्सी चल रही है। हाल ही में जो केंद्रीय कानून मंत्री है किरण रिजिजू, इन्होंने कहा है कि जो कॉलेजियम सिस्टम है ये एलियन है और संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है। तो ये एक गंभीर बयान उन्होंने दिया और इस बयान की आलोचना की जा रही है न्यायपालिका की तरफ से। हमारे साथ जो आज विशेष मेहमान हैं अर्जुन शिवरान, वो लीगल एक्सपर्ट हैं और साथ ही साथ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एडवोकेट भी हैं। आइए पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। अर्जुन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपको। अर्जुन जी, ऐसा नहीं है कि ये जो कॉलेजियम सिस्टम है जब से अस्तित्व में आया है इसे बार बार चुनौती दी जा रही है, इस पे बार बार विवाद भी जो है उभर कर सामने आ रहे हैं, लेकिन ताज़ा दौर में ये जो विवाद है थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस नज़र आ रहा है। किरण रिजिजू के बयान पर एक लीगल एक्सपर्ट होने के नाते और एडवोकेट होने के नाते आपका भी एक लंबा अनुभव है न्यायपालिका में काम करने का, आप इस बयान को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सरकार का सबसे पहला बड़ा संवैधानिक मूव या फैसला जब वो आती है 2014 में, वो यही था कि एनजेएसी आए, यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमेटी बने, कमीशन बने। जी। और ये भी देखा गया कि उस वक्त सारी पार्टियों ने, मोस्टली इंक्लूडिंग कांग्रेस पार्टी, उस टाइम ठीक ठाक नंबर था उनका, सब पार्टियों ने सपोर्ट किया। लोकसभा राज्यसभा में आता है, पारित होता है, बट फाइनली जाके 4-1 से ये सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ बैठती है और वो कहते हैं कि एनजेएसी बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है क्योंकि ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस पे घात लगाता है। और तब उस वक्त के बाद आप देखते हैं एक दौर पूरा बीतता है जब एक टसल चल रहा है, क्योंकि उसी एनजेएसी वाले मामले में ये कहा जाता है कि ठीक है, हम एनजेएसी नहीं करेंगे और उसको हम कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हैं, उस बिल को, एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हैं, बट हम ये जरूर कर सकते हैं कि हमारा जो करंट कॉलेजियम सिस्टम है उसके अंदर हम मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर लाएंगे और उसको एक प्रॉपर तरीके से हम लागू करेंगे। ये उस वक्त बोला गया था, जजेस ने बोला था कोर्ट में, और वो मामला काफी देर तक चलता रहा। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर सबमिट किया गया, उस पर बहस चली और आप देखेंगे कि उसमें जस्टिस चारुमलेश्वर की जो जजमेंट है वो खुद कहते हैं कि कितनी खामियां हैं कॉलेजियम सिस्टम में। तो ये सिर्फ कॉलेजियम सिस्टम की बात नहीं है, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम जो करंट रूप में वो 1993 से ही है, सेकंड जजेस जजमेंट के बाद। उससे पहले भी जजेस अपॉइंटमेंट को लेकर एक टसल रही है और वो हर सरकार में रहेगी, और उसका कारण मैं आपको बताता हूं। जहां भी एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी बनाने का एक प्रावधान होगा और वो ऐसी जुडिशरी जो सरकार के कानूनों, उनके किसी भी कदम को गैर संवैधानिक करार देने की शक्ति रखती हो, तो वो सरकार चाहेगी वो किसी ना किसी तरीके से उसको कंट्रोल करे। दैट इज वन। एट द सेम टाइम ये भी बात सही है कि कोई भी जुडिशियल स्ट्रक्चर वो हवा में तो होता नहीं है जी। वो उन्हीं लोगों, उन्हीं देश से बनता है जिसका वो पार्ट होता है, उसी स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। तो क्या उसमें सरकार की क्या भागीदारी, क्या हिस्सेदारी रहेगी, इसके ऊपर भी टसल है। और ये एक सिर्फ लीगल टसल नहीं है, ये एक पॉलिटिकल और एक फिलोसॉफिकल टसल भी है कि क्या जुडिशरी की इंडिपेंडेंस इसी से मेंटेन की जा सकती है कि कंप्लीटली एक तरीके का वीटो आपने दे दिया कॉलेजियम को, जो पिछले 30 साल से था। जी। और आप पिछले 7 साल देखिए, हमारे ऑलमोस्ट हर चीफ जस्टिस ने, जस्टिस टीएस ठाकुर से शुरू करते हैं, जिनके आंखों में पानी आ गया था, ये कहते कि आप जुडिशियल अपॉइंटमेंट करते क्यों नहीं। तो अगर सच में कॉलेजियम इतना पावरफुल है जो माना जाता है, तो जस्टिस ठाकुर के वो आंसू जो थे वो बेमाने नहीं थे, क्योंकि इतना पावरफुल नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आप कंकरेंस, कंट्रोवर्सी क्या है, कंकरेंस जो की बात की जाती है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंकरेंस होगी हर जुडिशियल अपॉइंटमेंट में, वेरी वेल, बट अल्टीमेटली जो मोहर लगाएगी वो सरकार लगाएगी। जी। और उसके कारण ही हम देखते हैं कि पिछले 7 सालों में हर चीफ जस्टिस ने ये बार बार कहा है कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स हो नहीं रहे हैं, लॉ मिनिस्टर साहब के पास पेंडिंग है। हाँ। और ये आज आप देख लीजिए, रिजिजू साहब जो लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने कह दिया, जो महामहिम वाइस प्रेसिडेंट हैं धनखड़ साहब, उन्होंने कह दिया। तो क्लियरली सरकार का माइंड बन रहा है कि क्योंकि दो कारण है उसके। पहला,
जो करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनको जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जी। उनको काफी लिबरल माना जाता है, उनको काफी फियरलेस माना जाता है, और उन्होंने बहुत स्ट्रांग फैसले दिए। मतलब आधार वाले मामले में भी वो उन्होंने डाइसेंटिंग जजमेंट दी थी, और कई चीजों पे राइट टू प्राइवेसी वाले जजमेंट में बहुत बढ़िया जजमेंट दी है। अपने फादर जो एडीएम जबलपुर की जजमेंट थी उसको पलटा है। तो काफी स्ट्रांग जज माने जाते हैं, और ये 2024 तक चलने वाले हैं। तो क्लियरली सरकार शायद अपनी गेम उस हिसाब से बना रही है कि प्रेशर रहे, या तो वो एनजीएससी दोबारा किसी फॉर्म में लेके आएगी, या किसी तरीके से एक उन्होंने वार्निंग सिग्नल छोड़ दिया है जज कोलिजियम के लिए कि देखिए हम आपको देख रहे हैं, अगर आप हमारी बात कंप्लीटली नहीं मानते हैं या हमारी सहमति नहीं बनती है तो हमारे पास ऑप्शन है, हम एनजीएससी ला भी सकते हैं। तो ये सब चीजों के कारण ही ये कंट्रोवर्सी अब दोबारा आई, ये नई चीज नहीं है जी। वरना आप ये एलियन कहने वाली बात 30 साल पुराना जजमेंट है, हाँ। राइट। 30 साल पुराना जजमेंट है, उससे पहले इतने साल ये सिस्टम चला है। ये शब्द किसी ने इस्तेमाल किया? नहीं किया। इसका पिछले 2 महीने में इस्तेमाल करने का क्या मतलब है? तो सरकार में या किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में हर बात के पीछे एक स्टोरी होती है, और स्टोरी की भी स्टोरी होती है। ये वैसी बात मुझे लगी। चलिए, वो तो आपका तर्क सही है, लेकिन हमने देखा है कि न्यायपालिका में भी जो करप्शन है, जजों की अपॉइंटमेंट में भी भाई भतीजावाद, इस तरह की झलकियां देखने को मिली हैं। तो कहीं ना कहीं जो जज ये कह रहे थे कि हम इसमें सुधार करेंगे, और एक बंद कमरे में जो ये डिसीजंस लिए जाते हैं, तो दोष हैं और उन पर काम नहीं हो पा रहा है न्यायपालिका। तो ये मौके दिए जा रहे हैं न्यायपालिका की तरफ से सरकार को। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि कोलिजियम सिस्टम जो जजेस बनाता है वो एक परफेक्ट सिस्टम नहीं है, उसमें खामियां हैं। ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कंप्लीटली अकाउंटेबिलिटी नहीं है जी। आप उस जज को मतलब चीफ जस्टिस जज को हटा नहीं सकते हैं। सरकार को तो हटा सकते हैं वोट से 5 साल में, एटलीस्ट एज अ आइडिया आप हटा सकते हैं। मतलब वो दूसरी बहस की बात है, कितना कर पाते हैं नहीं। बट ये प्रॉब्लम्स क्या, आप मुझे बताइए, इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट्स में इतने जो ट्राइब्यूनल बने हैं, कमीशंस बनी हैं, जो सरकार खुद बनाती है, जिसको सरकार की कंप्लीट पावर है, क्या वहां भाई भतीजावाद, जाति के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, पार्टी के बेसिस पे लोगों को नहीं लगाया जाता? मतलब जो लोगों की बिल्कुल भी ना क्षमता है ना किसी तरीके की चीज होती है, उन लोगों को बड़े बड़े पदों पे, बड़े पीएसयूज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लगा दिया, और कुछ ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक वाले दर्जे की फैसिलिटी दी जाती है, और सरकार ये धड़ल्ले से देती है। और सिर्फ भाजपा नहीं, हर सरकार देती है। हर सरकार हर प्रदेश में ये चीज करती है अपने वोटरों सपोर्टरों को, अपने, क्योंकि हम जानते हैं कि मिनिस्टर लिमिटेड बन सकते हैं, 15% का कैप है, तो इनको अपने लोगों को एडजस्ट करना होता है। तो हम देखते हैं कि कितने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इनको ऐसे रखा जाता है। अब दूसरी बात देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ही केस चल रहे हैं, एनसीए, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ऐसे कितने ट्रिब्यूनल हैं जो, अब हम तो बार बार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की बात करते हैं ना, आज के दिन काफी लिटिगेशन या काफी जो केसेस हैं वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट होकर ट्रिब्यूनल में चले गए थे 89 के बाद। आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल, इन सब ट्रिब्यूनल्स में आप लोग कई साल तक किसी को अपॉइंट नहीं करते। मैंने खुद केस में पिटिशनर रहा हूं, ह्यूमन राइट्स कमीशन हरियाणा का था, वहां पे आपने 1.5 साल तक किसी को अपॉइंट नहीं किया था, फिर हमने हाई कोर्ट गए। मेरा सवाल ये रहेगा कि सरकार तो ये चाहेगी ना कि कल सरकार के लोग ही लगे हाई कोर्ट जैसी जगह में, ताकि उनपे उतनी स्क्रूटनी नहीं आए, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि जज अपनी मन मर्जी करें। तो एक बैलेंस जरूर बिठाना पड़ेगा, संविधान के अंदर ही बिठाना पड़ेगा। ना भाई भतीजावाद हो जजों का, ना सरकार का भाई भतीजावाद हो। ये दोनों चीजें हमें अपने माइंड में रखनी पड़ेंगी, क्योंकि जिसे कहते हैं, कई बार कहते हैं, द सॉल्यूशन इज वर्स देन द प्रॉब्लम। आप आज के दिन आपको रिजिजू साहब ने, लॉ मिनिस्टर साहब ने, सबने ये प्रॉब्लम की बात जरूर की है कि ये इशू है, हाँ। ये इशू है, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, पर जो सॉल्यूशन वो दे रहे हैं वो क्या, वो क्वेश्चनेबल है। और आप यूयू ललित साहब अभी रिटायर हुए, उन्होंने इंटरव्यू में यही कहा कि देखिए, आज के दिन कोलिजियम सिस्टम में
ऑफ कोर्स खामियां हैं, पर आज के दिन उससे अच्छा सिस्टम हमारे पास नहीं है। तो जब तक एक बेहतर सिस्टम नहीं आ जाता, आप इसको मेंटेन करें। जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है आपको। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस कॉलेजियम सिस्टम को और समझने की कोशिश करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि देश के संविधान के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र रूप से काम करना कितना ज़रूरी है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रूथ और आज हम सच जानने की कोशिश कर रहे हैं कि देश में सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम सिस्टम है, क्या इसे बदलने की वाकई में ज़रूरत है, जिस तरह से केंद्र सरकार यहाँ पर संकेत दे रही है, आलोचना कर रही है। हमारे साथ है लीगल मामलों के एक्सपर्ट अर्जुन शौरान। अर्जुन जी, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने ये समझने की कोशिश की थी कि अगर संविधान को मेरी सही समझ है तो स्वतंत्र न्यायपालिका ये बहुत ज़रूरी है और कार्यपालिका अगर इसमें दखल देती है, खासकर नियुक्तियों में, जहाँ पर 80% मामलों में सरकार ही वादी है, अपील करता है, याचिका करता है, तो ऐसे में एक बड़ी दलील न्यायपालिका के पास है कि यही सिस्टम जो है वो चलती रहनी चाहिए। आपको क्या लगता है? देखिए, उनका जो न्यायपालिका का जो फियर जो है वो बेमाना नहीं है, क्योंकि वो एक हिस्टोरिकल ट्रुथ से आता है। हमने देखा है कि कैसे जजेस का सुपर सेशन किया गया इंदिरा गांधी की सरकार में, कैसे जूनियर्स को लगाया गया। यही भाजपा सरकार थी जो उसको अपोज करती थी। हमने ये भी देखा कि कैसे पिछले 10 सालों में कई जजेस ने ये बात की है कि सरकार का प्रेशर रहता है। कई सारे एक्सपर्ट्स ने किताबें लिखी हैं। प्रोफेसर गेटबॉय थे यूएसए से, उन्होंने पूरी स्टडी की थी और उन्होंने ये पाया था कि कितने ही जजेस जो हैं, चाहे वो किसी भी सरकार के हों, जब उनकी रिटायरमेंट पास आने लगती है वो सरकार के फेवर के फैसले करने लगते हैं, क्योंकि पोस्ट रिटायरल किसी बेनिफिट्स, पद के लिए या किसी अपॉर्चुनिटी के लिए, और ये बार बार क्रिटिसिज्म आते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब आप 80% या 50%, अलग अलग स्टैटिस्टिक्स हैं जहां सरकार खुद, राज्य सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो या उनकी अलग अलग बॉडीज हो, वो अपील में आते हैं या फ्रेश पिटिशन फाइल करते हैं, तो सरकार के लिए बहुत जरूरी है जुडिशरी का कंट्रोल करना उस हिसाब से। और इसी यही कारण है कि पिछले 30 साल से लोग ये देश कॉलेजियम सिस्टम को एक तरीके से कह लिए टॉलरेट कर रहा है। इट्स अ नेसेसरी इविल। कोई नहीं चाहता कि हाई कोर्ट के 3 जज और सुप्रीम कोर्ट के 4 या 5 जज या 6 जज एक कंप्लीट वीटो लेके रखें जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स पे। ये उनका कोर कॉम्पिटेंस, कोर फंक्शन भी नहीं है। बट हम जानते हैं, और एज अ वकील मैं जानता हूं, आप एज जर्नलिस्ट जानते हैं, हमें पता होता है मोटा मोटा कि इस केस में कैसा जज जो जाएगा और कैसा फैसला होगा, क्योंकि जज की जुडिशियल अंडरस्टैंडिंग क्या है, फिलॉसफी टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन का है, क्या वो लिबरल जज है, कंजर्वेटिव है, सरकार के पक्ष में जाते हैं, अगेंस्ट जाते हैं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। जी। तो आज के दिन हम एक लीगल कमेंटेटर मोटा मोटा एक गेस कर सकते हैं, हम गेस्टिमेट जिसे कहते हैं, कि ये इस खंडपीठ में ये लोग हैं, तो हमें लगता है ये इस तरफ ऐसे फैसला जाएगा। वैसी सरकार भी कैलकुलेट कर सकती है जी। और ये इंदिरा गांधी जी की सरकारें भी करती थी, कांग्रेस की उस वक्त सरकारें भी करती थी, और आज की सरकार भी करती है कि अहम फैसले, इलेक्शनों से जुड़े फैसले, सरकार की नीतियों, पॉलिसीज, एक्ट से जुड़े फैसले इन्हीं जजों ने करने हैं, स्टेट के लेवल पे भी करने हैं और सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे भी कर रहे हैं। तो इसलिए सरकार बार बार इंटरवीन करने की कोशिश करती है और बार बार जजेस अपने आप को उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बार बार बोला गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी है और एक बेसिक स्ट्रक्चर भी है जी। सवाल उससे रिलेटेड ये है कि क्या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए कोलिजियम सिस्टम जरूरी है? क्या बिना कोलिजियम सिस्टम के कोई बेहतर फॉर्मूला नहीं बनाया जा सकता? बट मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आप कोलिजियम सिस्टम को जिस तरह, क्योंकि जैसे आप कोलिजियम को क्वेश्चन करते हैं, लोग इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करते हैं, पर मेरा मानना है कि एक सिस्टम ऐसा हो जो कोलिजियम से बेहतर हो, पर ऐसा भी ना हो कि सरकार के पूरे हाथ में हो। क्योंकि हमने देखा है कि जिन ट्राइब्यूनल्स की मैंने ब्रेक से पहले बात की, जिन कमीशंस की मैंने बात की, वहां सरकार का एकदम कंट्रोल है और हमें जो थोड़ी बहुत न्याय की गुहार लोगों को, इस देश के लोगों को होती है, वो सिर्फ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक ही रह जाती है। तो इसलिए
बहुत जरूरी है कि इंडिपेंडेंस मेंटेन करने के लिए अगर थोड़ा लीवे भी दिया जाए कोलिजियम को, वो 5 या 8 लोगों को, तो मैं मानता हूं वो एक बार्गेन, नेसेसरी इवल बार्गेन करनी पड़े तो करिए, वरना ये ना हो कि कल अगर सरकार कब्जा कर लेती है एक तरीके से कंप्लीटली अपॉइंटमेंट्स पे, और ये हो सकता है क्योंकि कई देशों में हुआ है, पाकिस्तान में हुआ है, कई जगह हुआ है, क्योंकि एक बार सरकार पूरा कब्जा कर लेती है जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स पे, तो फिर आप कौन आपके वही जो पहरेदार हैं वो आपकी पहरेदारी कैसे करेगा जब आप पहरेदार को खुद सिलेक्ट करें? जी, क्योंकि आप वो कुछ कहेगा तो आप निकाल देंगे उनको, उनका टेन्योर खत्म कर देंगे। तभी आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, सिक्योरिटी कंसोलिडेटेड फंड से इनकी सैलरीज जाती हैं कि आप ये ऊपर नीचे भी नहीं कर सकते कि जज ने आपके खिलाफ फैसला दे दिया, उसकी सैलरी नीचे कर दी, वगैरह वगैरह। ये सब चीजें इसलिए दी गई हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी रहे, और तभी शायद हमारे जजों को एक डर है कि जिस दिन आपने सरकार को एकदम आने दिया, और जैसे एनजीएसी पहले बना था उसके अंदर काफी कंट्रोल सरकार का था, क्योंकि उनके नॉमिनी सरकार अब खुद वो पूरी तरह पलट सकते थे कॉम्पोजिशन देश की जुडिशरी का। पर इसका ये मतलब कतई नहीं है कि कॉलेजियम सिस्टम को बदला नहीं जा सकता, बेहतर नहीं किया जा सकता, या बेहतर सॉल्यूशन पाया नहीं जा सकता, क्योंकि क्रिटिसिज्म्स हमने जो बात की, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल है, भाई भतीजावाद बिल्कुल है, मैं तो एक और बात कहूंगा, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन भी है कि आप कॉलेजियम में जो जजेस बनते हैं हमारे, उसमें दलित, आदिवासी, ओबीसी के जजेस भी बहुत कम बनते हैं। ये जो आपने बात कही है लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत बड़ी गलती मानी जाएगी न्यायपालिका की और भारी पड़ सकती है? क्योंकि एक कहीं मैं इस विषय पर लिखा लेख पढ़ रही थी, तो वहाँ पर ये पूरे लेख में जताने की कोशिश की गई कि जिस तरह से भारत की राजनीति में एलीट वर्ग का दबदबा कम करने के लिए संघर्ष किया गया, इसी तरह से सरकार संघर्ष कर रही है न्यायपालिका में एलीट वर्ग का दबदबा कम करने के लिए, और ये एनजेएसी जो लाने की कोशिश है, ये इसी रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व को जो है फोकस कर रही है कि सबका समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो न्यायपालिका इस मामले में बहुत बड़ी दोषी दिखती है। देखिए, आपने प्रॉब्लम इस आर्टिकल ने, और जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, ये प्रॉब्लम है। मेरी दिक्कत सॉल्यूशन से है, मैं फिर कह रहा हूं, ये प्रॉब्लम बिल्कुल है कि महिलाओं को, दलित, आदिवासी, ओबीसी, बहुजन समाज को हमारी जुडिशरी में रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आप देखिए ना, आज के दिन भी अगर आपके एक हाई कोर्ट में 10%, 15% जजेस महिलाएं हो, और सुप्रीम कोर्ट में 1 या 2 महिलाएं, अगर चीफ जस्टिस तो बनते ही नहीं, बहुत कम, और सुप्रीम कोर्ट जाते तो 1-2 जाते हैं, और दलित बहुजन बैकग्राउंड के तो बहुत ही कम, रेयरिटी है, जब तक सरकार ने बहुत पुश नहीं किया कोई ये नहीं आता। तो ये एक सिस्टमिक दिक्कत है। अगर महिलाएं इस देश का 50% हैं और दलित बहुजन इस देश का 80% है, तो वो 5% से या 10% से भी कम क्यों हो जुडिशरी में? जी। अगर ये पुरानी बात हो गई कि हमारे पास कैंडिडेट्स ही नहीं, अब आपके पास कैंडिडेट्स भी हैं। हाँ। आप डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में ही देख लीजिए, ज्यादा लड़कियां जजेस बन रही हैं जी। और इवन हाई कोर्ट में बाकी जगह वकील ज्यादा, काफी विमेन एडवोकेट्स आ रही हैं, लॉ स्टूडेंट्स बन रही हैं, दलित बहुजन समाज से काफी लोग आ रहे हैं, पर एक एलिगेशंस में वो पीछे रह जाते हैं। हाँ बिल्कुल, वो उसका कारण बताता हूँ मैं। एक ये कारण जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर, और ब्रेक के बाद फौरन मिलते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रुथ, और हमारे साथ बने हुए हैं अर्जुन शरान, लीगल मामलों के जानकार, और उनसे हम समझ रहे हैं कि देश की सुप्रीम कोर्ट की जो कॉलेजियम सिस्टम है, इस पर क्या विवाद है, क्या सुधारने की ज़रूरत न्यायपालिका को भी वाकई में है, या फिर केंद्र सरकार किसी खास वजह से ही ये विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रही है। अर्जुन जी, ब्रेक पर जाने से पहले आप कारण बता रहे थे उन रिकमेंडेशंस की जो नहीं की जाती। जी, तो ये बार बार कॉलेजियम की तरफ से एक आर्ग्यूमेंट ली जाती है कि देखिए, हम जज हैं, वकील हमारे सामने रोज पेश होते हैं, और हम इन वकीलों के बारे में या हमारे जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी उनके जजेस के बारे में आपसे ज़्यादा जानते हैं, सरकार से ज़्यादा जानते हैं, इसलिए हम एक बेटर पोजीशन में रहते हैं उनको रेकमेंड करने के लिए। पर हमने ये देखा है, और ये जो सीनियर एडवोकेट्स रेजिग्नेशन वाले केस में इंदिरा जयसिंह जी ने जो डाला था, उसमें भी ये बात सामने आई थी
कि जज उन्हीं को रेकमेंड करते हैं या जानते हैं जो उनके सामने पेश होते हैं। इसका मतलब ये भी है कि जो वकील किसी और कोई और मामले कर रहे हैं या किसी और डिवीजन, क्योंकि अलग अलग डिवीजन होते हैं, क्रिमिनल डिवीजन, सिविल, रिट डिवीजन, टैक्स वाले होते हैं, कमर्शियल होते हैं, तो अगर तो आपके टॉप के 2-3 जजेस उनके सामने आप बहुत पेश नहीं होते हैं, जैसे क्रिमिनल डिवीजन वाले हमारे हाई कोर्ट में फॉर एग्जांपल, वो टॉप के 3-4 जजेस के सामने कम पेश होते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि क्रिमिनल डिवीजन में अच्छे वकील पेश नहीं होते हैं और क्या उनको जज बनना नहीं चाहिए? तो इसी तरह जब भाई भतीजावाद से एक और होता है, एक कॉन्सेप्ट हम इंग्लिश में कई बार कहते हैं PLU, पीपल लाइक अस। तो हम पीपल लाइक अस को हमेशा रेकमेंड करते हैं, चाहते हैं कि अच्छा ये तो मेरी बैकग्राउंड से है, मेरे कॉलेज से है, मेरे स्कूल से है, मैं इसको जानता हूँ, मैं इसकी एल्यूमिनाई मीट में मिला, मेरे क्लब में आता है, मेरी तरह बात करता है, हमारे शायद रिश्तेदार भी हैं। और ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो पीपल लाइक अस को ही हम लाइक करते हैं। और शायद जजेस में ही, जैसे बाबा साहब ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था और एक कोलिजियम वाले मुद्दे पे 1949 में इसकी बहस भी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि इवन द बेस्ट ऑफ चीफ जस्टिसेस, क्योंकि उस टाइम बात की गई थी कि आप जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंप्लीट पावर दे दीजिए एक तरीके से, जो अब शायद कोलिजियम में एक तरीके से है जी। तो ये बात की गई थी कि अगर आप उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वो एक तरीके से वीटो पावर देते हैं, आप जितने मर्जी अच्छे इंसान हो, आप हैं तो इंसान, तो आप में वही गलतियां, खामियां, दोष रहेंगे जो हर इंसान में होते हैं। तो वैसे ही कोलिजियम के अंदर जो मेंबर्स हैं, वो चाहे जितने अच्छे जज हों, उनमें वो खामियां रहेंगी जो हर इंसान में रहती हैं। और उसी के कारण हो सकता है वो जान के नहीं करते, पर ये आप ट्रेंड देख लीजिए, एक डिस्क्रिमिनेशन आई है कि वो अपनी तरह के लोगों को, अपनी तरह की बैकग्राउंड के लोगों को अनफॉर्चुनेटली ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। और तभी कम से कम विमेन जजेस बन रही हैं, कम से कम बहुजन दलित जज बन रहे हैं। और इस खामी को ठीक करना क्या एनजीएसी कर पाएगा? जो पिछला एनजीएसी था उसमें तो ऐसा कुछ था नहीं। पर अर्जुन जी, यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि ये चाहे जिस तरह की भी रिकमेंडेशंस है, लेकिन क्या इसका फैसलों पर भी उतना असर दिखता है? क्योंकि जो तमाम जो फैसले आते हैं न्यायपालिका के, उतना प्रश्न चिन्ह तो नहीं लगता कि इन्होंने कुछ पक्षपाती फैसला सुना दिया। ये तमाम वादी और जो बचाव पक्ष है, उनके बीच की बहस पर ही निर्धारित होता है। इतना सवालों के घेरे में न्यायपालिका के फैसले, वर्डिक्ट अब तक देखा जाए तो नहीं आए। न्यायपालिका पे सवाल भी बहुत कम ही पूछे जाते हैं उनके फैसलों पर। मुझे लगता है सवाल पूछे जाने चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका भी एक संविधान के अंडर एक तंत्र है, और किसी भी इंस्ट्रूमेंट को या किसी भी बॉडी को अगर आप एकदम खुला छोड़ देंगे, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं मांगेंगे, तो वहां पर वो पावर करप्ट्स वाली बात आ जाती है। तो चाहे वो करप्शन फाइनेंशियल टर्म में ना हो, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी की अपनी करप्शन होती है, पावर की एरोगेंस होती है जी। और वो किसी भी बॉडी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी इंसान में आ सकती है। न्यायपालिका इससे अलग नहीं है। और हमने देखा है कि अगर आप अकाउंटेबिलिटी नहीं रखेंगे, उनको नहीं लगेगा। अब बार बार कहा जाता है कि क्योंकि भारत में अगर आप एक बार हाई कोर्ट के जज बन गए, सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए, तो आपको निकालने के लिए पूरी एक संवैधानिक प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, और आज तक वो प्रोसेस नहीं काबिज हुआ है किसी भी जज के लिए। तो क्या हम ये कह रहे हैं कि आज तक कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का करप्ट नहीं था या अयोग्य नहीं था? हम ये तो नहीं कह सकते ना। हम तो जानते हैं कि इस देश में क्या हुआ है और क्या क्या खेल खेले गए हैं जब भी कोई प्रपोजल लाया गया है। तो जब जजेस को निकालना इतना मुश्किल है, तो उनको बनाने की भी प्रक्रिया उतनी सुदृढ़ होनी चाहिए, उतनी रोबस्ट होनी चाहिए। और क्या ये वक्त आ गया है, इट्स हाई टाइम कि फेडरलिज्म जो हमारे संविधान की एक मूल भावना है, कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो नियुक्तियों पे एक कंट्रोल है हाई कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स की नियुक्तियों में, इसे भी अब इसके सुधारने की जरूरत है। एक ये तर्क दिया जाता है बिल्कुल कि आपने एक तरीके से सेकंड जजेस केस के बाद गवर्नर या सरकार थी, जो स्टेट गवर्नमेंट थी, उसको ये व्यू को एकदम खत्म ही कर दिया। पर मैं ये नहीं मानता हूं। हम खुद देखते हैं कि आपकी जो भी सरकार होती है, स्टेट गवर्नमेंट की सरकार होती है, वो अपने पुराने लॉ ऑफिसर्स को
या अपने जो पसंदीदा कैंडिडेट्स को पुश करती है और वो पुश करके जाते हैं स्टेट के कॉलेजियम के पास और वो आगे रेकमेंड होते हैं। ये बात सही है कि फॉर्मल तरीके से वो सिस्टम खत्म थोड़ा किया गया है, और ये भी बात सही है कि आपके हर तंत्र में या फेडरल स्ट्रक्चर में, स्टेट के स्ट्रक्चर में आपको कुछ भागीदारी, हिस्सेदारी होनी चाहिए। पर ये कैसे होगी, क्या ये इसके लिए एनजीएसी सही तरीका है, या एक नई सोच की जरूरत है कि एक ऐसी बॉडी हो जुडिशियल इंडिपेंडेंस को मेंटेन भी करे जी। दूसरा रिप्रेजेंटेटिव हो अपनी कॉम्पोजिशन में, तीसरा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की भागीदारी हो, और ऑफ कोर्स प्राइमेसी जुडिशरी की हो, और फाइनली हमारे देश की जो लोग हैं उनकी जो अलग अलग पृष्ठभूमियों से आते, कम्युनिटीज से आते हैं, महिला पुरुष और महिला का जो फर्क है, उन सब चीजों को कंसिडर करके अपने कैंडिडेट्स थे, सिर्फ अपनी तरह के अपनी कॉपीज ना प्रोड्यूस करते रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर हमने आगे चल के एक नया सोल्यूशन लेके आना है। ये सिर्फ ये बात नहीं है कि आप एलियन कॉन्सेप्ट ले आए। कल तो कोई लोग तो ये भी बहस करते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन का होना ही इस देश में एलियन है। एलियन ही है ना, बाहर से आया, राइट? जी जी जी। इस देश में कभी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहा इससे पहले, तो कई बार एलियन आइडियाज भी चलते हैं और अच्छा चलते हैं। हम देश में अच्छा चला है संविधान, तो अगर कॉलेजियम भी अच्छा चल रहा है, जब तक चल रहा है चलाइए। अगर आप बेहतर आइडिया दे सकते हैं और इस देश की जनता और देश के जजों को आप अश्योर कर सकते हैं कि सरकार उस बार बार पूरा हड़प नहीं लेगी, एक तरीके कंट्रोल नहीं बना लेगी, और वो कंट्रोल ऐसा नहीं होगा कि जो बदला ना जा सके, तो शायद एक सोल्यूशन देखा जा सकता है। जी। एक ये PLU जो आपने एक टर्म यूज़ किया है, पीपल लाइक अस, तो आप कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन शायद सभी वर्गों को नहीं मिल रहा है इसी की वजह से, लेकिन एक इस उदाहरण के साथ मैं समझना चाहूँगी कि एक सीनियर एडवोकेट है जिनकी बतौर जज नियुक्ति होनी है, उनकी फाइल्स शायद मुझे लगता है कि 4 साल समथिंग से पेंडिंग है, और बार बार उसमें विचार दोबारा से, अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने दोबारा से वो फाइल वापस भेज दी है कि आप दोबारा से विचार कीजिए। उनका नाम आपको पता है? जी, मुझे पता। तो मेरी नज़र में ये मामला ऐसा है कि यहाँ पे उस खास वर्ग को, LGBTQ जो है, उसको प्रतिनिधित्व देने की कोशिश न्यायपालिका की तरफ से तो की गई, लेकिन केंद्र सरकार को इस पे आपत्ति दिख रही है। तो ये देखिए, वो जज साहब भी जो अगर वो, क्योंकि एक दो नाम है उनमें से एक नाम वो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेटे भी हैं, वो सिर्फ LGBTQ कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन देने की बात नहीं है, वो और भी है। एट द सेम टाइम अगर आप किसी भी, और ये हुआ है 3 साल 4 साल 2 साल आप किसी के नाम को पेंडिंग रखते हैं, आप समझिए उसका इफेक्ट क्या होता है वकील की लाइफ में। पहला इफेक्ट ये होता है कि जैसे ही आपका नाम जाता है तो लोग आपको केस देना कम कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप कभी भी जज बन जाए, और नेचुरल सी बात है। एज अ क्लाइंट आप सोचेंगे कि मैं आज केस दूं, अगले 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद ये वकील साहब जज बनेंगे। दूसरा, वो एज अ कस्टम भी ऐसे लोग केस लेने या प्रैक्टिस को कम कर देते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर आप जुडिशियल ऑफिस के लिए जा रहे हैं तो आपको ये कमर्शियल चीजों में थोड़ी देर के लिए वो विराम लगाना चाहिए। जी। पर अगर आप 1 साल 2 साल 4 साल वेट करते रहेंगे, और जिस केस में दिल्ली हाई कोर्ट की जज की आप बात कर रहे हैं, सरकार ने रीइटरेट किया, उसके कॉलेजियम ने रीइटरेट किया, उसके बाद भी सरकार उसके ऊपर बैठी हुई है, तो वो प्रॉब्लमैटिक है। और ये NGSC जैसी चीज से भी शायद सॉल्व ना होता, नहीं होगी। जी, राइट जी। तो आप एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि आपका कॉलेजियम इतना पावरफुल है, इतना स्ट्रांग है, जो एलियन कॉन्सेप्ट है कि आप कहीं के जो नाम दे दिया वो पास हो। जी जी। दूसरी तरफ सरकार के पास इतनी पावर है कि चाहे तो वो IB की रिपोर्ट, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट हर चीज में मंगाते हैं, और वो कई बार गलत भी निकली है। तो जैसे कहा गया था कि एक किसी जज साहब की रिपोर्ट आई कि बहुत इनका नाम बूजर है और बहुत शराब पीते, बाद में पता चला कि ऐसा कुछ नहीं था, और उनको जज नहीं बनाया गया। जी। तो ऐसे IB की रिपोर्ट्स के चलते ही कितने जजेस हैं जिनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, जिनका नाम सरकार नहीं चाहती। और सरकार के पास कहीं ना कहीं कंट्रोल सरकार अभी भी कर ही रही है। सरकार के बहुत तरीके हैं। IB की रिपोर्ट्स आप देखिए, IB कंप्लीटली सरकार के हाथ में है। जी, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर अर्जुन जी, एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद फौरन मिलते हैं।
ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रुथ। बातचीत आगे बढ़ाते हैं अर्जुन जी से। अर्जुन जी, हमने लगभग कॉलेजियम से जुड़ा जो भी विवाद है, सॉल्यूशन भी आपने सुझाया कि क्यों ना हम कोई नया तरीका या फिर नई नीति पर भी चर्चा या बहस कर सकते हैं, बजाय ये उलझने की कि केंद्र सरकार क्या नियुक्तियां सही कर रही है या न्यायपालिका क्या नियुक्तियां सही कर रही है। लेकिन एक मामले में जो निराशा मुझे भी न्यायपालिका से है वो ये है संज्ञान के मामले। यूपीए सरकार में आए दिन संज्ञान के मामले आते थे, सरकार ये गलत कर रही है, न्यायपालिका ने संज्ञान ले लिया। लेकिन जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, संज्ञान नहीं लिए जाते हैं। कुछ कड़ी टिप्पणियां आई न्यायपालिका की तरफ से, लेकिन उस तरह के कड़े फैसले नज़र नहीं आते हैं। न्यायपालिका की वर्किंग में प्रश्न चिन्ह तो लगना अब ज़्यादा शुरू हो चुका है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आप ये सोचिए, ये तब हो रहा है जब सो कॉल्ड अनअकाउंटेबल कोलिजियम सिस्टम है और सो कॉल्ड सरकार के कंट्रोल में नहीं है जुडिशरी, ये कहा जाता है। और तब आपका संज्ञान नहीं ली जा रहा। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि फैसले, जितनी कड़क टिप्पणियां हैं उतने कड़क फैसले नहीं होते कई मामलों में। अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है और बहुत सारे फॉर्मर जजेस ने इंटरव्यूज देके इसकी बात भी की है। बहुत सारे कमेंटेटर्स ने भी कहा है कि सरकार का प्रेशर है। सवाल ये, और देखिए संज्ञान के और सुओ मोटो कॉग्निसेंस जिसे हम कहते हैं, जी। उसके दो एस्पेक्ट रहे हैं पिछले 15-20 साल में। संज्ञान के मामले कम होने का एक और कारण है कि जुडिशरी ने अपने आप में ही ये कर लिया है कि जो संज्ञान के मामले होंगे वो हर कोर्ट का चीफ जस्टिस सुनेगा। इससे क्या हुआ है कि एक सिंगल जज पहले होता था, अखबार पढ़ता था, उनको लगता था गलत हो रहा है, सुओ मोटो कॉग्निसेंस लेते थे, मामला उनके पास आ जाता था, उस पर ऑर्डर पास करते थे। अब ये हुआ है कि क्योंकि जुडिशियल ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने इतने पास कर दिए, उन्होंने कहा है कि ये सब मामले आपके PIL बेंच में जाएंगे। लेकिन इसकी वजह क्या लगती है आपको, ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि एक तरीके से सही भी है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट के मामले हैं वो एक सीनियर बेंच DV सुने, हर जज को ये पावर ना हो। ठीक है, एक जुडिशियल डिसिप्लिन की भी बात है। लेकिन सवाल तब है कि अगर उस फैसले में जज ने कोई गलती कर दी तब ये नहीं, यू आर राइट। और उसका दूसरा ऑपोजिट पार्ट ये भी हुआ है कि जो पहले हम होप करते थे कि जज साहब लेटर देख के या न्यूज़पेपर या न्यूज़ रिपोर्ट देखकर इंटरवीन करेंगे, वो बहुत कम हो गया। क्योंकि हम देखते हैं कि इवन जो PIL में या किसी और तरीके की पिटिशन में, जो PIL में या जैसे न्यायपालिका ने खुद माना है कि हर आदमी, जो हर नागरिक भारत का है, उसकी पहुंच न्यायपालिका तक है ही नहीं। जब आप खुद ये मानते हैं तो फिर आपने इतना कॉम्प्लेक्स क्यों किया? देखिए, वो हम जानते हैं कि किसी भी सिस्टम में कई स्टेक होल्डर्स होते हैं और कई तरह के पुश एंड पुल हो रहे होते हैं। तो हमारे ऐसे जजेस भी होते हैं जो कहते हैं कि PIL सब बेकार है, क्यों फाइल करते हो, पब्लिसिटी के लिए है। और जो कुछ होती भी है, पर कई बहुत सारी बहुत जेन्युइन भी होती है। और हम ये भी देखते हैं कि सरकारें कैसे खुद PIL फाइल करवाती हैं अपने लोगों से, या कॉर्पोरेट लोग करवाते हैं, तो प्रॉक्सी लिटिगेशन भी चलता है। तो हमने ये भी अनफॉर्चुनेटली देखे कि वो जो प्रॉक्सी लिटिगेशन चलता है उनमें तो फैसले कई बार आ जाते हैं। या सरकार जब कहती है कि फला जगह प्रोटेस्ट हो रही है, तो कोई वहां का सिटीजन फाइल कर देता है प्रोटेस्ट, रात को ही पिटिशन लग जाती है, अगले दिन पिटिशन आ जाती है, सरकार कहती है हाँ इस प्रोटेस्ट को हटाना चाहिए। तो सरकार ने भी तरीके समझ लिए हैं कि कैसे PIL प्रोसेस को मिसयूज किया जाए। और हालांकि मैं मानता हूं कि ये भी हो गया था कि कई मामलों में जजेस एकदम एडमिनिस्ट्रेटर्स की तरह ऑर्डर पास करने लगे थे, पॉलिसी मेकिंग करने लगे थे, संज्ञान लेने लगे थे। पर उसका दूसरा एंड भी तो गलत है ना, कि आप एकदम दूसरे एक्सट्रीम में चले गए कि जो आपका पूरा न्यायप्रणाली, PIL एक नया इजाद था ना, पिछले 40 साल में ही आया था, कॉन्स्टिट्यूशन में था नहीं एक तरीके से। वो इसलिए किया गया था, उनको लगने लगा कि जो फॉर्मल एडजुडिकेशन प्रोसेस है कि आप पिटिशन डालेंगे, नीचे से शुरू होकर ऊपर तक जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा हर लेवल पे आप कौन है, क्यों आए हैं वगैरह। इसकी जगह ऐसा प्रोसेस हो कि अगर मैं एज ए सिटीजन मुझे लगे कि ये गलत हो रहा है, ये संविधान के खिलाफ है,
उसकी अवमानना है, तो मैं डायरेक्टली पिटिशन लगा सकूं और जो जज है बिना किसी भेदभाव के उसको देखे और उस मामले पे सरकार से जवाब मांगे, ऑर्डर वगैरह पास किए। और इतने सारी अच्छी चीजें, राइट टू फूड कैंपेन, राइट टू इंफॉर्मेशन कैंपेन, कितनी बढ़िया चीजें हुई हैं। तो ये प्रॉब्लम तो रही। और क्या ये कॉलेजियम की गलती है? आई डोंट थिंक सो। क्या कल एनजेएसी आता है उसमें ये सॉल्व हो जाएगा? आई डोंट नो। और ये मैं जरूर मानता हूं कि कल सरकार की हस्तक्षेप अगर और बढ़ता है तो ये मामले और कम हो जाएंगे। जो आज भी कुछ पॉजिटिव ऑर्डर्स मिलते हैं जी, वो भी खत्म हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप सरकार के अंदर से ही या सरकारी एक तरीके से जज बन गए, सरकार ही जज बनाने लगी, तो आप सरकार का ही पार्ट हो गए। आप एग्जीक्यूटिव का ही अगर आप पार्ट हो जाते हैं, जिस दिन आप जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव का पार्ट बना देंगे, वो उसकी संविधान की जिसे कहते हैं राखी नहीं कर पाएगी, उसको सेफगार्ड नहीं कर सकती, हमारे हकों को सेफगार्ड नहीं कर सकती और इंडिपेंडेंट व्यू ले ही नहीं सकती। इसलिए कॉलेजियम का मुद्दा भी एक तरीके से इन चीजों से जुड़ा हुआ है जी। और इंडिपेंडेंस जब तक आप नहीं होगी आपके जजेस के पास और उनको पता है कि मेरा टेन्योर सिक्योर है, मेरी सैलरी सिक्योर है, पर ये भी पता हो कि अगर गलत एक्शन लेंगे इलीगल तो उन पे एक्शन हो, ये भी मतलब अकाउंटेबिलिटी रहे। और आखिरी चीज के जज वो इंसान को बनाया जाए कि जहां पे मोल भाव ना हो रहा हो जी, विद इन मेंबर्स के ये तुम मेरा लगा दो, मैं तुम्हारा लगा दूंगा, क्लोज डोर ना हो। तो ऐसा हो, कई लोग कमेंटेटर्स ये कहते हैं, फॉर्मर जजेस ने कहा है कि किसी जज को सिलेक्ट करने का आज तक क्या आपके पास कोई क्राइटेरिया है कि इतने वकील साहब की इतनी जजमेंट्स होनी चाहिए, इतने रिपोर्टेड ये होने चाहिए कि ये अच्छा होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए। आप एक आईएएस लगाते हैं, आप एक ग्रुप डी से लेकर ग्रुप ए तक की एम्प्लॉइज लगाते हैं सरकार में, उसके केस में भी आप कहते हैं, जज हम कहते हैं ना कि स्पीकिंग ऑर्डर पास करो, योग्यता देखिए, उनकी बैकग्राउंड देखिए, अलग अलग कम्युनिटीज देखिए, डाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस को हम इंपॉर्टेंस देते हैं। वो सब चीजें क्यों नहीं मानी जाती जब आप जज लगाते हैं जी, राइट? तो आपको बिना सरकार को बहुत ही डेलिकेट एक्ट करना पड़ेगा कि ना वो लक्ष्मण रेखा खुद लांगे जी, ना जुडिशरी को तो वो लांगने देते ही नहीं, वो बार बार बोल के कि आप लक्ष्मण है। तो ये एक बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत आसान होता है किसी भी स्ट्रॉन्ग, सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग सरकार को ये कहना कि मैं जुडिशरी को भी टेक ओवर, क्योंकि आपको याद रहे कि अगर आज आपने टेक ओवर कर लिया उस जुडिशरी को, कल आपकी सरकार शायद ना रहे। और हम देखते हैं पाकिस्तान में बार बार होता है, पाकिस्तान और कई देशों में होता है कि जो डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज होती हैं वो इंस्टीट्यूशंस को एकदम खत्म करती हैं, और कल आप जब ऑपोजिशन में होते हैं वही डिक्टेटोरियल इंस्टीट्यूशन आपकी मदद नहीं कर पाते, इलेक्शन कमीशन आपकी मदद नहीं कर पाती, जुडिशरी आपकी मदद नहीं कर पाती। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि अपॉइंटमेंट प्रोसेस स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट, अकाउंटेबल और डाइवर्सिटी को मद्देनजर रखते बनाया जाए। सरकार की भागीदारी हो पर सरकार का कब्जा ना हो, ना, और जजों की भी इंपॉर्टेंस रहे, पर ऐसा ना हो कि जिसको कंप्लीट आप एक वीटो दे दे। ये जो आपने अंत में ये कहा कि सरकार की भागीदारी हो पर कब्जा ना, तो मुझे लगता है जो प्रेजेंट सिस्टम है कहीं ना कहीं ऐसा ही है कि सरकार की भागीदारी है, वो फाइल्स रोक कर भी रखते हैं, वो फाइल्स रोक के भी रखते हैं, रिपोर्ट भी वो देते हैं, और वो किसी तरीके से एक कॉन्वर्सेशन उनकी चलती रहती है। पर क्या ये बेस्ट सिस्टम है? नहीं, ना सरकार मानती है, इवन जुडिशरी भी नहीं मानती ये बेस्ट सिस्टम है, ये नेसेसरी इवन है, ये चलाना पड़ेगा। एक होता है आत्म मंथन करने की जरूरत तो जरूर है, आत्मसमीक्षा करने की जरूरत, आत्मसमीक्षा हर इंस्टीट्यूशन को करने की जरूरत है। क्यों है कि सरकार 80% केसेस में लिटिगेंट है? क्यों है कि जुडिशरी अपने भाई भतीजा या पीपल लाइक अस को रिक्रूट कर रही है ये, और क्यों है वकील इतनी हम लोग भी डेटे लेते हैं? तो हम सबको एक समीक्षा करने की जरूरत है कि कैसे हम सिस्टम को सिटीजन्स के लिए बेहतर बनाएं। और सवाल इसलिए बार बार उठाने चाहिए, एक पत्रकार होने के नाते, एक वकील होने के नाते। बिल्कुल, ये किसी सिस्टम की, जजेस की, जुडिशरी की अवमानना नहीं है ये, क्योंकि हम उनमें इतना फेथ रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो हम, और कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखते हैं, तो हम चाहते हैं कि बेहतर तरीके से चीजें हो ताकि एक बेहतर भारत। और इसे अवमानना की तरह तो बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए, जैसे कि हम स्टेटमेंट में जजेस के देखते हैं कि वो मान लेते हैं कि कोर्ट की अवमानना है। कुछ लोग मानते हैं, और पर हमने देखा कई लोग नहीं भी मानते, और हमारी जुडिशरी बहुत सेंसिबल रही है, और हमारी जुडिशरी से ही सिटीजन्स को गुहार कई बार रही है। तो मेरा होप सिर्फ ये है कि हम अपनी अपॉइंटमेंट्स को
जो देश के लोगों का एक अब देखिए प्रेसिडेंट ने भी कह दिया कि कितने लोग जेल में हैं जी। और कितनी कितनी डिलेज हो रही है, तो उसको के बारे में सोचें, जजेस भी सोचे, उन्होंने कहा है, और सरकार भी सोचे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन जी। आपसे बातचीत करके हमने ये समझने की कोशिश की कि ये तमाम जो तार उलझे हुए हैं केंद्र सरकार, न्यायपालिका, कॉलेजियम सिस्टम बीच में, ये असल में है क्या और इसका रास्ता क्या जो है सुझाया जा सकता है। अगर आप जैसे जो निष्पक्ष एक लीगल एक्सपर्ट अपनी राय रखते हैं तो हमारे दर्शकों को बहुत ज़्यादा आसानी होती है इस उलझी हुई चीज़ को समझने में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चर्चा द ट्रूथ में आप आए हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो चर्चा द ट्रूथ में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको देश के सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम सिस्टम है, इसे लेकर क्या ताज़ा विवाद है और इस पर क्या किया जा सकता है, क्या किया जाना चाहिए, थोड़ी बहुत इसकी समझ आपको ज़रूर मिल गई होगी। आज बस इतना ही, फिर अगले हफ्ते होगी आपसे मुलाकात। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।